तो ये जो हमारा CMSL का फर्स्ट चैप्टर है इसको हम फास्ट मैनर में, रैपिड मैनर में रिवाइज करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर ले और कम टाइम में। तो आपके एग्जाम टाइम पे भी और नॉर्मल टाइम पे भी अगर आप फ्री हो तो आप आते जाते इसे रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट से भी पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम के हमारे जो है 3 पिलर होते हैं और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। एक है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं। इट मींस ये एक ऐसी प्लेस है जिसको पैसे की जरूरत है वो और जिसके पास एक्सेस फंड है वो दोनों मिलते हैं। तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है तो आप जाओगे कैपिटल मार्केट में, आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है तो आप जाओगे मनी मार्केट में। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं। एक वो है जिसको पैसे की जरूरत है, उसे हम बोल सकते हैं इशूअर, उसे हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट्स, उसे हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी को भी अगर पैसे की जरूरत है तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट आपके ऑनर्स फंड भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट आपके बोरोड भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट जो है आपके हो सकते हैं शेयर्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, आपके फॉरेन फंडिंग है तो ADR GDR है, अगर फॉरेन से आप डेट रेज कर रहे हो तो FCCBs और FCEBs है। इसका मतलब 3 चीजें यहाँ पे एकदम साफ है। पहली फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिसे हम इंटरमीडियरीज बोल रहे हैं, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट। इंटरमीडियरीज का मतलब है जिनको पैसे की जरूरत है और जो पैसे दे रहे हैं उनको बीच में मिलवाने का काम जो है वो इंटरमीडियरीज करते हैं। इंटरमीडियरीज की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के इंटरमीडियरीज होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट भी होती है। जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज अ सिक्योरिटीज मार्केट और अदर वन इज अ अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोविंग। सिक्योरिटीज मार्केट को अगर हम देखें तो सिक्योरिटीज मार्केट में जब कंपनी डायरेक्टली शेयर्स इशू करती है, कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उसी के साथ साथ जब वो सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसी तरीके से प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरीज होते हैं आपके मर्चेंट बैंकर, आपके बैंकर टू इशू, आपके अंडरराइटर, ये सब प्राइमरी के होते हैं। इसी तरीके से जब सेकेंडरी मार्केट में हम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी हमें इंटरमीडियरीज की आवश्यकता होती है, और वो होते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये तो बात करी हमने सिस्टम की। सिस्टम के हमने समझे 3 पार्ट, फाइनेंशियल मार्केट, पार्टिसिपेंट्स को हम इंटरमीडियरीज भी बोल रहे हैं, और तीसरा हमने समझा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट शब्द जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी को राइट्स और लाइबिलिटीज, राइट्स क्रिएट कर रहे हो। उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट हमने कहा ऑनर्स भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके बोरोड भी हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर ऑनर्स है तो उसमें हम कह सकते हैं आपके शेयर्स है। शेयर्स में भी कई प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स है, DVRs है, प्रेफरेंस शेयर्स है। बोरोड भी हमारे कई तरीके के होते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन पब्लिक से ले सकते हैं, इसे पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, हम डिबेंचर्स इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। ये हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर इंडिया से फंड रेज करना है तो इंडिया से तो आपके शेयर डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन उसी प्रकार से अगर फॉरेन से फंड रेज करना है और फॉरेन में आप शेयर इशू करते हो तो उसे बोलते हैं ADR GDR। अगर फॉरेन से आप डेट रेज करते हो, फंड रेज करते हो तो उसे बोलते हैं आपका FCCBs या FCEBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ये तमाम चर्चा करी, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शंस की बात करें तो आपको साफ हो जाना चाहिए कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका काम है मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब होता है जिसके पास एक्स्ट्रा फंड है और जिसको पैसे की जरूरत है उससे उस तक पहुंचाने का जो काम करती है वो फाइनेंशियल मार्केट करती है। जैसे, और उसके साथ साथ दूसरा फायदा ये होता है कि यहां पर जो है लिक्विडिटी मेंटेन होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम फिजिकल डिलीवरी करते हैं एसेट्स की। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, वन इज अ मनी मार्केट, सेकंड वन इज अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्केट है जहां पे 1 डे से लेके 1 ईयर तक का आपका इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। इंडिया के अंदर अगर रेगुलेटर की बात करें, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड SEBI ऑल्सो। कैपिटल मार्केट जो है फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है और ये लॉन्ग टर्म मार्केट मानी जाती है, और इसके अंदर जब भी कभी किसी कॉर्पोरेशन को, किसी गवर्नमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को फंड्स की जरूरत होती है तो वो फंड रेज करते हैं बाय इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आइदर द ऑनर्स और द बोरोड।
उसी के साथ साथ हम नीड की बात करते हैं। नीड तो ये है कि भैया जब तक बिजनेसमैन को पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस फलेगा फूलेगा नहीं, एक्सपैंड नहीं होगा, मॉडर्नाइज नहीं होगा। इसलिए बिना कैपिटल मार्केट के संभव ही नहीं है कि हम बिजनेस को एक्सपेंड या मॉडर्नाइज कर सके। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज किसमें, इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटीज को सेल बाय करने में काम होता है, एफिशिएंसी इन प्राइस डिस्कवरी। जब हम प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे दो मेथड्स हैं। एक आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एक आती है मॉडर्न अप्रोच बुक बिल्डिंग मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो प्राइस डिसाइड करती है वो कंपनीज डिसाइड करती है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है, जो प्राइस डिस्कवरी या हम बोल सकते हैं बुक बिल्डिंग मेथड, उसमें प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स बाय बिडिंग, और उसे हम प्राइस बेंड और बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं, जो कि आगे चल के हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ आगे हम बात करेंगे इसमें सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो सिक्योरिटीज मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम बोलते हैं कि डायरेक्ट कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी, और इसके अंदर जो होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज करते हैं, यहाँ पे कंपनी का कंट्रोल होता है। सेकेंडरी मार्केट में जब ये शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू करती है तो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। उसी के साथ साथ फंड जो है वो किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, वो कॉर्पोरेट्स को जरूरत हो सकती है, वो गवर्नमेंट को जरूरत हो सकती है। ज्यादातर गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है। क्या इशू करती है जरा बताना, गवर्नमेंट जनरली बॉन्ड्स इशू करती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आज के डेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कॉप अप कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में अंतर। अगर आपका भविष्य में बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो क्या पता 4 नंबर में आ जाए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अगर डिफरेंस करें तो सबसे पहले प्राइमरी क्या है, न्यू इशू है, और सेकेंडरी क्या है, ऑलरेडी इशूड है। प्राइमरी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव फंड रेज करना होता है, सेकेंडरी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। इसके साथ साथ प्राइमरी मार्केट आईपीओ के थ्रू आती है और इसमें फर्दर ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटीज परचेज की जाती है और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड की जाती है। प्राइमरी मार्केट के केस में अगर हम बात करें, अंडरराइटर्स इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ साथ आगे हम बात करेंगे QIBs की। QIB हम आगे चल के ICDR में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से QIB की चर्चा करें तो QIB का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और ये एक बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका। उसी के साथ साथ आपके जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, QIBs। एक होता है QIP, जब भी कभी सिक्योरिटीज प्राइवेटली प्लेस किए जाते हैं QIBs को तो उसे बोलते हैं QIP। उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, FPI जिसे हम बोलते हैं। एक होता है FDI और एक होता है FPI। जब भी कभी फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। उसी के साथ साथ इसमें हम आगे चल के आप देखोगे इसमें आएगा आपका AIF। AIF जो है वो एक चर्चा का विषय है, वो एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो AIF को बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे मोटे नन्हे मुन्ने राई हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। अगर AIF की फुल फॉर्म की बात करें तो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जब शब्द आता है अल्टरनेट तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जैसे कि जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है, जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही हैं, तो वो जो फंड रेज करती है अपने बिजनेस के लिए, पैसा इकट्ठा करती है, वो शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, या फिर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड ले सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, जो न्यूली स्टार्टअप कंपनी है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसके ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन आ जाता है इंटरेस्ट का। अगर वो शेयर्स की ओर रुख करती है तो उसे कोई 25 पैसे फूटी कोड़ी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अभी स्टार्टअप, भी किसी को कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी चले या ना चले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अल्टरनेटिव एक अप्रोच फॉलो की जाती है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरफ रुख किया जाता है। इसका नाम ही अल्टरनेटिव ये है कि ना तो ये शेयर्स इशू होंगे, ना डिबेंचर्स इशू होंगे, ना बॉन्ड इशू होंगे, ना लोन होगा। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है फंड रेज करने का, लेकिन किसके लिए? जो स्टार्टअप कंपनीज है। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उनकी जिंदगी में कोई फरिश्ते की तरह आ सकता है। फरिश्ते की तरह मतलब जब वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसे पैसे की जरूरत है, इनिशियल स्टार्टिंग में कैपिटल की जरूरत है, तो वो छोटी सी अमाउंट या कोई बड़ी अमाउंट लेके कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता है। जब किसी स्टार्टअप में जिंदगी में फरिश्ते की तरह आता है तो उसे बोलते हैं हम AIF, सॉरी उसे हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या बोला मैंने?
एंजल इन्वेस्टर एक सुखद परी की तरह एंट्री करता है। वो कहता है कि तुझे बिजनेस में मेरी जरूरत है, क्योंकि तुझे पैसे की जरूरत है, ले मैं तेरी जिंदगी सफल कर देता हूं, तेरी हेल्प करता हूं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कभी भी ये नहीं कहता कि एंजल इन्वेस्टर दो तरीके से हो सकते हैं। वैसे हो सकता है वो हिस्सा ले ले, हो सकता है वो हिस्सेदारी ले ले, हो सकता है वो डेट की फॉर्म में आ जाए। अगर डेट की फॉर्म में आता है तो वो इंटरेस्ट लेगा। उसी के साथ साथ एआईएफ के रूप में जब भी कभी हमें इनिशियल स्टेज में कंपनी होती है तो इनिशियल स्टेज के टाइम पे बिल्कुल ही ध्यान से सुनना, हमें कैपिटल की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं सीड कैपिटल। अब यहां पे मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देने वाली हूं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के फॉर्म में आपका वीसी भी हो सकता है और पीई भी हो सकता है। वीसी की फुल फॉर्म है वेंचर कैपिटलिस्ट और पीई की फुल फॉर्म है प्राइवेट इक्विटी। बहुत ही प्यार से दोनों सारे बच्चे जो है ना, इसका जरा क्राइटेरिया समझना कि ये क्या होता है वीसी और पीई। बिल्कुल प्यार से और ध्यान से वीसी और पीई के बीच में डिफरेंशिएट करूंगी। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एआईएफ का ही पार्ट है वीसी और पीई। एआईएफ क्या होता है वो हमने समझ लिया है। अब हम जब वीसी और पीई के बीच में डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं वीसी क्या होता है। वीसी का मतलब है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर मतलब कोई नई अंडरटेकिंग स्टार्ट होने वाली है, उसको कैपिटल इन्फ्यूज करनी है। वीसी जनरली तलाशता है कि किसी को पैसे की जरूरत है, उसके पास आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जो है आइडिया तो बहुत अच्छा है उसके पास, लेकिन मुद्दा यह है कि प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पैसा नहीं है। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो यहां पे जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म में वीसी पैसा देता है, सीड कैपिटल देता है। और सीड कैपिटल क्यों देता है? वो कहता है कि इस बिजनेस में ना दम है, इस आइडिया में दम है। वो आइडिया क्या होता है? जनरली जो वीसी पैसा देते हैं वो देते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकली बायोटेक्नोलॉजी या कुछ इनोवेशंस जहां होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वहां पे फंडिंग करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीई की, तो वीसी और पीई में एक बड़ा अंतर यह है कि वीसी सीड कैपिटल देता है और पीई ग्रोथ कैपिटल देता है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना। जो वीसी होता है वो पीई मतलब वीसी जो देता है वो सीड कैपिटल देता है और पीई जो देता है वो ग्रोथ कैपिटल देता है। वेंचर कैपिटलिस्ट को बड़ी जल्दी होती है, मैंने 10 लाख रुपए दिए इस बिजनेस को, जल्दी से 10 करोड़ हो जाए, मैं अपनी हिस्सेदारी लूं और मैं चला जाऊं। मतलब 10 लाख से जैसे 10 करोड़ होंगे तो उसमें से जितना मान के चलिए 10 लाख रुपए तो वीसी ने लगाए और 5 लाख रुपए किसने लगाए? जिसका बिजनेस था। तो टोटल कितने हुए? 15 लाख। अब 15 लाख में से आपकी जो फंडिंग, वो जो बिजनेस का वैल्यूएशन है वो करोड़ में हो गया, तो उसमें से वो उतने % कमा के निकल जाता है। वहीं अगर हम पी की बात करें तो पी को जल्दी नहीं होती, क्योंकि पी का मतलब है प्राइवेट इक्विटी, हिस्सेदारी। पीई बेसिकली फोकस करता है कि इस कंपनी की सेल्स नहीं, इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है। वीसी चाहता है कि इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो, इस कंपनी की जो है बिजनेस वैल्यूएशन बढ़े, क्योंकि वैल्यूएशन के बेसिस पर उसे हिस्सेदारी मिलता है। लेकिन वही पीई पता क्या चाहता है? वो चाहता है कि इसके प्रॉफिट इंक्रीज हो, सेल चाहे जितने भी हो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि वीसी जो है वो सीड कैपिटल देता है और पी जो है वो ग्रोथ कैपिटल देता है। वीसी को अपने पैसे को निकालने की बड़ी जल्दी होती है, लेकिन पीई जो होता है उसे जल्दी नहीं होती। वीसी छोटी अमाउंट से आता है, पी बड़े अमाउंट पे आता है, करोड़्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो करोड़्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जितने वीसी होते हैं जो फंड देते हैं, सीड कैपिटल लगाते हैं, तो अगर 100 कंपनी को उन्होंने सीड कैपिटल दिए तो उसमें से 98 ही सिर्फ 98 फ्लॉप होती है, 2 ही कंपनी सक्सेसफुल होती है। लेकिन वो 2 कंपनी इतना कमा के देती है कि आगे के लिए फिर दोबारा से वो अपना जो है पूरा का पूरा लगाया हुआ पैसा रिकवर कर सकते हैं। पीई जो प्राइवेट इक्विटी होती है वो बेसिकली बहुत बड़े अमाउंट लेकर आते हैं और बड़ा रिस्क होता है। लेकिन वीसी जनरली टेक्नोलॉजी में पैसे को निवेश करता है, वहीं पीई टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। पीई हो सकता है टेक्नोलॉजी में निवेश करे, पीई हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करे, पीई हो सकता है आपकी एफएमसीजी में निवेश करे। उसके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा अंतर मैंने आपको डिफरेंशिएट क्रिएट किया है किस किस के बीच में, वीसी और पी में। बताइए कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वीसी और पी का कितना भी लिख सकते हो आप, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं हो, आप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं हो कि जो बुक में पढ़ा सिर्फ वही, जितनी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं वो भी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में लिख सकते हो। यहां पे आपने देखा भी होगा, इसमें बुक में भी बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई है कि वीसी जो है स्टार्टअप्स को पैसा देता है, इमर्जिंग स्टार्टअप्स को, जो जल्दी आगे बढ़ने वाली कंपनीज हैं। उसी के साथ साथ ये जनरली न्यू सर्विसेज में पैसा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट बेस्ड एक्टिविटी, न्यू बिजनेस मॉडल, इंक्लूड एंजल फंड्स। उसी के बाद पीई मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पीई क्या होता है? एंजल फंड मैंने पहले ही आपको बता दिया, फरिश्ते की तरह जिंदगी में आता है, कुछ हिस्सेदारी देता है और हिस्सेदारी लेके
चला जाता है, जब कंपनी को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि ना तो बैंक देगा ना ही जनता पैसा देगी। तो ऐसी स्थिति में उसकी जिंदगी में कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो कुछ मदद करते हैं और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसमें HNI की। अगर HNI की बात करूं तो HNI शब्द जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं इंडिया के अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उसे बोलते हैं जो कि 2 करोड़, आपका जो इंडिविजुअल अगर कभी भी 2 करोड़ तक का या 2 करोड़ से ज्यादा पैसा अगर निवेश करता है मार्केट में तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, HNI। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर HNI की कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है। बट ये आम आदमी तो नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो रिच कैटेगरी का है, जो अमीर है, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। पेंशन फंड जैसे कि आप जानते ही हो, एम्प्लॉयर फैसिलिटेट करता है, एम्प्लॉय से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और जब वो लास्ट में रिटायरमेंट होता है तो उसको कुछ पैसा वापस दिया जाता है। वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। इसके लेजिस्लेशंस की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर प्रोविडेंट फंड एक्ट है जो कि पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। उसी के साथ आगे आपका कोल माइन एक्ट्स भी हैं। ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी बेसिकली ग्रेशिशियस पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर खुश होकर अपने एम्प्लॉय को देता है। कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूस 5 साल तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है ग्रेचुटी के रूप में, ग्रेशिशियस अमाउंट होती है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की और इसमें हम बात करेंगे डीवीआर की। डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स होते हैं और जब भी कभी हम डीवीआर की बात करते हैं तो सबसे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर टाटा ग्रुप ने जो है डीवीआर इशू किए थे। डीवीआर में ये बोला जाता है इन्वेस्टर से कि तुम जो है अपने वोटिंग राइट्स कम ले लो लेकिन इसके बदले हम आपको डिविडेंड राइट क्या देंगे, ज्यादा देंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी को बोला जाता है हर कंपनी एलिजिबल नहीं है, अगर कुछ क्राइटेरिया पूरा कर देगी तो कंपनी अलाउड है कि आप क्या कर सकते हो, डीवीआर इशू कर सकते हो। क्राइटेरिया में कंडीशंस दे रखी है, ऑथराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपर कैप दे रखी है, इससे ऊपर आप इशू नहीं कर सकते, ओआर पास करना पड़ेगा। कंपनी डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 की। कंपनी जो है डिपॉजिट के सेक्शंस का डिफॉल्ट नहीं करेगी और उसी के साथ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिक्लेयर डिविडेंड का भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की जब कैटेगरी हम देखते हैं तो पहले बोला जाता है इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला प्रेफरेंशियल राइट होता है किसमें, एक तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और दूसरा डिविडेंड। इट मींस डिविडेंड भी जो है वो इक्विटी से पहले किसको मिलना चाहिए, प्रेफरेंस को मिलना चाहिए। वहीं हम डिबेंचर्स की बात करें, बचपन से पढ़ते पढ़ते आप अब बहुत बड़े हो चुके हैं। डिबेंचर्स एक डेट फंड होता है जहां पे कंपनी फंड रेज करती है, एविडेंस के रूप में क्या देती है, एक सर्टिफिकेट देती है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट, क्या बोलते हैं, डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरी कंपनी को रेगुलराइज करते हैं, जो भी राइट्स है वो डिफाइन होते हैं। कैटेगरी नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकती है। बॉन्ड भी एक क्या है, हमारा डेट फंड है और बॉन्ड जो है वो 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए हो सकते हैं। जब तक पैसा यूज किया जाता है तब तक इंटरेस्ट पे करते हैं और एक टाइम के बाद क्या किया जाता है, रिडम्पशन। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये होते हैं जब भी कभी कंपनी फंड रेज करती है, वो भी ऑनर्स नहीं, बोरोड फंड, कहां से, फॉरेन से, तो इसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग बोलते हैं, जिसे ईसीबी बोलते हैं। तो ईसीबी में जो है आपका कहीं ना कहीं एफसीसीबीज आता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। यहां पे कंपनी क्या करती है कि बॉन्ड इशू करती है, लेकिन इसमें जो आपका इंटरेस्ट पे किया जाता है फॉरेनर को वो किस में किया जाता है, डॉलर्स में, और जो आपका रिपेमेंट होता है वो भी डॉलर्स में होता है। अगर इंडियन कंपनी को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है कि उसे क्या करना है, फॉरेन फंडिंग करनी है, बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो वो डायरेक्टली वहां पे बॉन्ड्स इशू कर देती है, जो कि एक टाइम के बाद वो कंपनी के शेयर्स में तब्दील हो जाता है। तो इसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। वहीं अगर एफसीईबीज की बात करें, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उस कंपनी के शेयर्स में ना कन्वर्ट होकर उसकी ग्रुप कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। उसी के साथ साथ हम आईडीआर की बात करते हैं। आईडीआर में क्या होता है कि जब भी कभी कोई विदेशी कंपनी को इंडियन फंड्स की जरूरत होती है तो वो इंडिया में जो है अपने शेयर्स इशू करता है, लेकिन डायरेक्टली इशू नहीं करता, डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी के थ्रू इशू करता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रही है और इंडिया में कर रही है, तो इसे बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। यहाँ जो इन्वेस्टर होता है वो इंडियन होता है, लेकिन जो कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है वो फॉरेन की होती है, फॉरेनर होती है। डेरिवेटिव्स की बहुत अच्छी चर्चा हम सेकेंडरी मार्केट में भी करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है
डिराइविंग देयर वैल्यू बाय देयर अंडरलाइंग एसेट्स, एसेट्स में भी शेयर्स, एसेट्स में भी स्क्रिप्ट्स, एसेट्स में भी गोल्ड, एसेट्स में भी कमोडिटी, तो वो कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ साथ हमने वारंट की बात करी। वारंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वारंट क्या होता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे भविष्य में जब भी कभी पैसे की जरूरत होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना आज ही अरेंजमेंट कर ले, शेयर्स के साथ अटैच कर देती है वारंट को और भविष्य में बोलते हैं कि आप इसके बदले क्या ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो। तो वहां पे कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बार बार फंड रेज करने की टेंशन नहीं होती और उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो जाती है। वहीं इन्वेस्टर को ये फायदा होता है कि उसको जो है सस्ते दामों पर क्या मिल जाता है, शेयर्स, क्योंकि उसके पास राइट है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे बचपन में आप कुरकुरे लेने जाते थे तो उसमें एक कूपन मिलता था और उस कूपन से फिर आप क्या लाते थे, गिफ्ट। इसी तरीके से शेयर्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं वारंट। REITs की बात करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जब भी कभी रियल एस्टेट में बड़े अमाउंट में पैसा लगाया जाता है तो किसी एक व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो वो ट्रस्ट के थ्रू अपना पैसा निवेश कर सकता है। 2 लाख 4 लाख से शुरुआत कर सकता है। लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाई जाती है और रिटर्न बैक जो उनसे इनकम आती है, रेंटल इनकम, उसको वापस किया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बिल्कुल इसी तर्ज पे इन्वाइटीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये अंतर है, रियल एस्टेट में आपकी सोसाइटीज डेवलप हो रही है, रियल एस्टेट में आपके हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये सब रियल एस्टेट में आते हैं, लेकिन मॉल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस आते हैं। जब भी कभी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, वो चाहती है कि मैं अकेली नहीं, साथ में प्राइवेट लोग भी मिलकर काम करें, तो इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट मॉडल, और उसके थ्रू पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है। उसका एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, स्पॉन्सर रहता है, ट्रस्टी रहते हैं, बेनिफिशियरी रहते हैं, और जब पूरा का पूरा रिटर्न इनकम आती है तो वो इन्वेस्टर्स को वापस कर दी जाती है। इसे बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसी के साथ साथ बच्चों लास्ट में था सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे डेट सिक्योरिटीज जो है इशू की जाती है अगेंस्ट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लास मैंने बहुत डिटेल में बताया। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, म्यूनी बॉन्ड्स होते हैं। म्यूनी बॉन्ड किसे बोल सकते हैं, म्यूनी बॉन्ड बोल सकते हैं जब भी कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो बॉन्ड इशू करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं म्यूनी बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपकी जो है इंफ्रा, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को इंफ्रा डेवलप करना, जैसे बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फंड रेज किया था बाय इशूइंग बॉन्ड्स। सबसे पहले 1997 में बॉन्ड इशू किए गए थे, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी कॉर्पोरेशन जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एयरपोर्ट है, रोड है, रेलवे है, या कुछ भी ऐसी चीज बनानी है तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम म्यूनी बॉन्ड्स। क्लियर होगी बात। ये था हमारा चैप्टर जो कि हमने फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज किया। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार बताइए।